Good morning, all of you. Welcome to your GK SST class. And students, today I am continuing your chapter 1 of history. The name of the chapter is Nationalism in Europe. Under this topic, I already explained you about the French Revolution and also about that how the Europe come टू बी अ नेशन स्टेट, किस तरह से वो जो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि जो थॉट्स थे वो दो तरह के थॉट्स जो थे वो यूरोप में आ गए थे. वन इज़ लिबरलिज्म एंड द सेकंड वन इज़ हेयर, दैट इज़ कंजर्वेटिज्म. लिबरलिज्म क्या था? दैट इज़ फ्रीडम, दैट एवरीबडी वांट फ्रीडम फ्रॉम द रूलर्स और मोनार्की और एरिटोक्रेसी. ठीक है, अब यहाँ पर था नेक्स्ट थॉट था अबाउट कंजर्वेटिज्म. नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. 1815 के बाद एक नए तरह का कंजर्वेटिज्म जो है वो राइज हुआ था. एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर इन द क्लास 9th हमने रशियन रेवोल्यूशन में लिबरल, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के थॉट्स को पढ़ा था. तो जो पीपल कंजर्वेटिव थॉट्स रखते थे उनको हमने दैट इज़ कंजर्वेटिज्म, हमने उस गवर्नमेंट कोड स्पिरिट्स को कहा. अब कंजर्वेटिव्स थे क्या, पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ. कंजर्वेटिव्स वो थे जो कि जो हमारे ओल्ड चेंजेस हैं उनको हाँ जी, तो कंजर्वेटिव्स क्या थे? जो ये चाहते थे कि जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल थॉट्स हैं या जो हमारा ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल है वो तो रहे ही, बट जो न्यू चेंजेस हैं वो स्लोली अडॉप्ट हो. मीन्स वी हैव टू बी रिस्पेक्ट आवर पास्ट विद आर प्रेजेंट, और वी कैन से कि जो न्यू मॉडर्निज्म आ रहा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे बट स्लोली. चेंजेस शुड बी स्लो. ये था कंजर्वेटिव्स के आइडियाज़. चलिए, इट इज़ हेयर कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved. देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि सब कुछ प्रिजर्व किया जाना चाहिए. चर्च, सोशल हिरार्की, मोनार्की should be preserved. Most conservatives, however, didn't purpose to return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions. वो किसको? वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथ करना चाह रहे थे. डिडंट पर्पस टू रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, बट उनका जो पर्पस था वो उस सोसाइटी में जाना नहीं था जो कि रेवोल्यूशन से पहले थी, जैसे टोटली एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ मोनार्क और वो सब कुछ नहीं. वो मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी को भी प्रेफरेंस दे रहे थे बट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पास्ट. ठीक है, अ मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सेफरडम कुड स्ट्रेंथन द एटोक्रेटिक मोनार्क ऑफ यूरोप. कि वो सब कुछ, वो एटोक्रेटिक मोनार्क जो यूरोप का था वो उनको स्ट्रॉन्ग करेगा उनके अकॉर्डिंग. कि अगर एक मॉडर्न आर्मी दी जाए, उनको एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी दी जाए, यानी ऑफिसर्स, एफिशिएंट रूलर्स, सिविल जो सर्वेंट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं, फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया जाए, तो मोनार्क भी अच्छा बनेगा. ठीक है. नाउ 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. बच्चे ये मैंने आपको कल बताया था आई थिंक कि जो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो थे वो इकट्ठे हुए और वो नेपोलियन को हराने के लिए इकट्ठे हुए, जिसे हमने क्या कहा? PRB, पर्ब इनको बोला गया, PARB, पर्ब. पर्शिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड रशिया. ठीक है. अब ही एग्जैक्टली हुआ क्या? उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया 1815 में एट द प्लेस ऑफ वाटरलू. वाटरलू की लड़ाई हुई थी, बड़ी फेमस हिस्ट्री की लड़ाई है, एंड इन विच नेपोलियन वॉज डिफीटेड. नाउ द ट्रीटी ऑफ वियना
of 1815 with the object of undoing most of the changes had come about in Europe during the Napoleonic Wars. अब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई इन तीनों के बीच में, इन चार के बीच में ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, ठीक है. अब बर्बन डायनेस्टी हैड deposed during the French Revolution, was restored to power, and France most of the territories had annexed under Napoleon. बर्बन डायनेस्टी, नेपोलियन हार गया, यूरोप में बर्बन डायनेस्टी के पास दोबारा से पावर आ गई, और नेपोलियन की जो टेरिटरीज अनेक्स थी वो सब किसके अंडर आ गई, बर्बन डायनेस्टी के. बर्बन डायनेस्टी लुइस 16, अगर आपको याद हो तो लुइस 16 बिलोंगिंग टू द बर्बन डायनेस्टी, वो बर्बन फैमिली से ही बिलोंग करता था, ठीक है. अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. और अब क्या हुआ, नेपोलियन का जो ड्रीम था वो क्या था, नेपोलियन वांट्स टू बी कॉन्कर्ड द होल यूरोप. But now, after the defeat of the Waterloo, now the other countries, the other part of the Europe want to be extend the French society और French empire को extend करने से वो रोकना चाह रहे थे. इसलिए फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए उन्होंने फ्रेंच के चारों तरफ स्टेट्स को सेटअप कर दिया. Kingdom Netherlands included Belgium, set up in north, and Genoa was added to Piedmont in the south. Persia was given important new territories on its western frontiers. Austria was given control of northern Italy. ये ट्रीटी ऑफ वियना थी, ठीक है. अब जर्मन कंसंट्रेशन ऑफ 39 स्टेट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड. बट जो जर्मन कन्फेडरेशन 39 स्टेट्स थे जो कि नेपोलियन के द्वारा, उनको कहीं नहीं छेड़ा गया, वो एज इट इज़ रहे, ठीक है. देखिए ध्यान से इसको ध्यान से देखना कि क्या क्या कहाँ सेट किया गया. नीदरलैंड, बेल्जियम सेटअप इन नॉर्थ, जिनेवा, पीडमाउंट इन साउथ, जिनेवा एंड पीडमाउंट इन साउथ, पर्शिया इन द वेस्टर्न पार्ट, पर्शिया और उसकी जो न्यू टेरिटरी सी वेस्टर्न फ्रंटियर, ऑस्ट्रिया, नॉर्दर्न इटली. जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट वाज अनटच्ड, उनको अनटच्ड रहने दिया गया. तो ये थी ट्रीटी ऑफ वियना, जिसके अंदर ये सब क्यों सेट किए गए, टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन, फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए, ठीक है. अब द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. और उसका मेन जो थीम था क्या, कि न्यू कंजर्वेटिव्स यूरोप के रोकना था, ठीक है. नाउ कंजर्वेटिज्म रिजम सेटअप इन 1815 वॉज ऑटोक्रेटिक. अब जो नया कंजर्वेटिज्म आया वो ऑटोक्रेटिक था, यानी कि राजा के साथ, ठीक है. अब इसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म था, बहुत सारे लोग इसको चाहते थे, एंड सम आर नॉट want to be in the favor of autocratic government, ठीक है. most of them impose censorship laws to control what was the said in newspaper. ज़्यादातर क्या चाहते थे, सेंसरशिप लागू की जाए, कि ये कंट्रोल किया जाए कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा जा रहा है, प्लेज, सॉन्ग्स, उन सबको भी वो चाहते थे. क्रिटिसिज्म सेंसरशिप के अगेंस्ट. सेंसरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्री का, जिसमें जो मीडिया है वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. अगर सेंसरशिप है तो कंट्रोल है, ठीक है. तो मीडिया के ऊपर कंट्रोल है कि वो क्या दिखाएगा और क्या लिखेगा, क्या शो करेगा, ठीक है. चलिए नाउ अब कम ऑन द नेक्स्ट. अब क्या हुआ, न्यू आइडियाज़ क्या था, रेवोल्यूशनरीज. अब बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद, आफ्टर द नेपोलियन के बाद एक नया जो रेवोल्यूशनरी सिस्टम, एक नई रेवोल्यूशन जो है वो पूरे यूरोप में फैल गई थी. नाउ द यूरोपियंस वांट टू बी फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोक्रेसी, और वी कैन से कि एक न्यू धारा जो है यूरोप में वो बह गई थी, और एक न्यू समाज, एक न्यू सोसाइटी दे वांट टू बी फॉर्म्ड इन यूरोप, ठीक है. अब रेवोल्यूशनरीज आ गए थे बहुत सारे कंट्रीज में, एंड ड्यूरिंग द ईयर फ्लोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रूव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट.
secret societies spearing up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. क्या हुआ? सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स, बहुत सारी सोसाइटीज़ बन गई थी यूरोप में. एग्जैक्टली सीक्रेट सोसाइटीज़ मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यूरोप में एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उसके अंडर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोसाइटीज़ बनाना अलाउड नहीं था, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई. ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज़ मतलब छुप कर जो सोसाइटीज़ फॉर्म की गई. अब उन सोसाइटीज़ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ वियना इस्टेब्लिश हुई कांग्रेस लिबर्टी और फ्रीडम के लिए जो कर रही थी. बट चलिए इसको छोड़ो. अब सीक्रेट सोसाइटी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन अब आया, इटालियन रेवोल्यूशनरी. द नेम ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी इज गुसेप मिज़नी. This is Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1805, become a member of secret society of the Carbonari. सोसाइटी का नाम था कार्बनोरी. गुसेप मिज़नी इसका पार्ट था. बॉर्न इन जिनेवा. गुसेप मिज़नी पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आ जाता है आपके पास पेपर में. ही वॉज अ इटालियन रेवोल्यूशनरी. वो एक क्रांतिकारी था, इटली से बिलोंग करता था. ठीक है, अब रेवोल्यूशनरी क्या चाह रहे थे? टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म्स एंड हैड बीन इस्टेब्लिश आफ्टर वियना कांग्रेस एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. अब वो किसके अगेंस्ट थे? वो जो वियना की ट्रीटी के बाद जो मोनार्कियल फॉर्म इस्टेब्लिश हुई थी ना, वो उसके अगेंस्ट थे. वो क्या चाह रहे थे? लिबर्टी और फ्रीडम, स्वतंत्रता. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. और अब वो क्या चाह रहे थे? ज़्यादातर रेवोल्यूशनरी क्या चाहते थे कि पूरे यूरोप को एक नेशन स्टेट में बदल दिया जाए. ठीक है, और इसमें बड़ा फेमस रेवोल्यूशनरी कौन रहा? गुसेप मिज़नी. ओके, तो गुसेप मिज़नी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर इन दिस society. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. उसने रेवोल्यूशन के लिए उसको देश निकाला दे दिया, एग्जाइल कहते हैं जिसे. ठीक है, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज़. और वहीं पर उसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ फॉर्म्ड की. एक कौन सी थी? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. उसने 2 इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ फॉर्म्ड की. फर्स्ट वन इज़ यंग इटली इन मर्सलीज and second is Young Europe in Berlin, whose members are like-minded young men from Poland, France, Italy and German states. ये सब कंट्री के लोग इसके पार्ट थे. एग्जैक्टली वर्किंग किस लिए हो रही थी? पूरे यूरोप के लिए हो रही थी, किसी एक नेशन के लिए नहीं हो रही थी. ठीक है, अब मेज़नी क्या बिलीव करता था? गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. भगवान ने नेशन मैनकाइंड के लिए बनाया है. सो इटली कुड नॉट कॉन्टिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स. इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इटली, एग्जैक्टली इटली जो था वो उस समय छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड था. तो इसलिए वो कह रहे थे कि हम एक इकट्ठे होंगे, स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स के लिए की तरह हम कंटिन्यू नहीं रहेंगे. इट हैव टू बी अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक. ये क्या बनेगा? एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक बनेगा विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस. नेशंस के वाइडर अलायंस के साथ. दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. और इससे इटालियन लिबर्टी आएगी. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज़ वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड. और मेज़नी के मॉडल को फॉलो करते हुए बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी फॉर्म्ड हुई. तो इस तरह से मिज़नी ने पूरे यूरोप में जो एक फ्रीडम को लेकर जो एक धारा थी, एक बहाव जो था वो चलाया. So in this way we can say that Mazzini plays a very important role in the European integration, or we can say the European Revolution. Okay, तो European Revolution में गुसेप मिज़नी plays a very important role. अब आपने रोल पूरा गुसेप मिज़नी का लर्न करना है. दिस इज द शॉर्ट नोट ऑन योर गुसेप मिज़नी. अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट ए मिनट.
यहाँ से लेकर आपका पूरा नीचे तक जो है ये पूरा का पूरा आपका शॉर्ट नोट जाएगा गुसेप मिजनी पर, ठीक है। तो हेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ गुसेप मिजनी। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट द एज ऑफ रेवोल्यूशन इन 1830 और 1848. I discuss this in the next video. Till then, goodbye. Thank you.